लेक्चर 75 चैप्टर 75 इन तीनों से दूर ही रहना। इस वक्त हम यहाँ ऐसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं, इनका सामना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बैंक्वेट हॉल के कोने में खड़े हुए नंदिनी ने अपने हाथ में एक पेस्ट्री प्लेट पड़ी हुई थी। अपनी पेस्ट्री खाते हुए वह लगातार उन तीनों की तरफ देख रही थी। ऑफ कोर्स मैं इनसे दूर ही रहूंगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब वह तीनों खुद आकर मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना करें। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने हाथ में पड़े हुए गिलास में से जूस की एक सिप लेते हुए कहा। उसने अपनी आंखों के किनारे से एक बार कनिका और बाकी सब की तरफ देखा। काफी चुकाने वाली बात है कि कनिका और नमन एनुअल मीटिंग में आए हैं। मैंने सुना था कि त्रिपाठी ईजीजन अनअम्यूज्ड एज अनअम्यूज्ड जेज अनअम्यूज्ड जिन काफी नुकसान में चल रहा है। पिछले काफी समय से वह लोग लगातार किसी इन्वेस्टर की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने ईशानी का हाथ पकड़कर उसके गिलास में से जूस की एक सिप ली। त्रिपाठी ग्रुप के बारे में बात करते हुए उसकी आवाज में कनक मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे त्रिपाठी ग्रुप का बुरा हाल देखकर उसे अच्छा लग रहा हो। ईशानी ये देखकर हैरान थी। उसने करीब आधे महीने पहले त्रिपाठी ग्रुप से रिलेटेड ये खबर सुनी थी, लेकिन उसने उसे बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और न ही उसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश की थी। त्रिपाठी ग्रुप का नाम इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से था। उसकी पोजीशन काफी स्ट्रांग थी। भले ही कनिका और ईशानी के बीच हुए घोटाले की वजह से उनके स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आ गई हो, लेकिन यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक कि अगर उनके साथ कुछ गलत भी हुआ हो तो भी अपने कनेक्शन और मेथड का इस्तेमाल करके वह जल्दी ही सब कुछ सेटल कर सकते थे। ईशानी ने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि त्रिपाठी ग्रुप ने पिछले 6 महीने में उस मैटर को अभी तक सेटल नहीं किया होगा। कर्मा थ्योरी इज रियल। जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। देखो नमन को कितना थका हुआ और चिंतित लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इस बार त्रिपाठी ग्रुप बैंकक्रप्ट हो जाएगा और उस वक्त कनिका का अमीर बनने का सपना भी टूट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी के दिल में नमन और कनिका के लिए कोई भी सिंपैथी मौजूद नहीं थी। वह बिल्कुल ठीक कह रही थी। त्रिपाठी ग्रुप की अभी जो हालत थी उसे देखकर वह ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। त्रिपाठी ग्रुप बकरूपत्सी से कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ था और नमन का आज रात यहां आने का मकसद भी कोई इन्वेस्टर ढूंढने ही था। भले ही त्रिपाठी ग्रुप का काफी नाम था, वह काफी बड़ी और जानी मानी कंपनी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे पर किसी की बद्दुआ लग गई हो। उसे एक कॉर्पोरेशन और प्रोजेक्ट के प्राइस के लिए त्रिपाठी ग्रुप ने अपने स्टैंडर्ड काफी गिरा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं हुई थी। त्रिपाठी परिवार को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह लोग आगे क्या करें। इसलिए नमन एक बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ आ गया। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अभी तक इन सभी मुश्किलों के बारे में त्रिपाठी परिवार और उनके कुछ करीबी दोस्तों के अलावा किसी और को नहीं पता था। ईशानी ने जब सारी बातें सुनी तो भी उसने कुछ सीरियसली नहीं लिया। छोड़ो ना, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिपाठी ग्रुप के अंदर जो कुछ भी होता है वह उनके परिवार का बिजनेस है। मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है और अब उन लोगों के बारे में बात करना बंद करो। एनुअल मीटिंग कब स्टार्ट ही होने वाली है। और उद्धरण चिन्ह। ईशानी अपनी बात बोल ही रही थी तभी स्टेज पर होस्ट आ गया। वह अभी एनुअल मीटिंग की ओपनिंग करने ही वाला था। होस्ट को स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप ने हायर किया था। अपनी कुछ ही हास्यपूर्ण बातों के साथ उसने वहां का माहौल काफी अच्छा कर दिया था। काफी सारे मेहमान उसकी बातों से अट्रैक्ट होकर स्टेज के करीब चले गए थे। कुछ लोगों का ध्यान अब उस तरफ चला गया था। कुछ देर और बात करने के बाद उसने स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट को स्टेज पर बुलाया और मीटिंग शुरू होने की अनाउंसमेंट कर दी। पूरे बैंक्वेट का माहौल काफी जिंदा दिल हो गया था। जो लोग एक दूसरे को जानते थे वह लोग एक साथ खड़े हुए बातें कर रहे थे। हर कोई वहां अपने आप को एंजॉय कर रहा था। ईशानी और नंदिनी ने हर तरफ देखा तो उन्हें कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आई। सब कुछ सही जाता देख वह भी अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए चले गए। भले ही वह दोनों रिपोर्टर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वह काफी सेलिब्रिटीज को जानते थे। ईशानी आगे जा ही रही थी तभी किसी अनजान आदमी ने आकर उसे रोक दिया। मिस, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आप काफी खूबसूरत लग रही है। क्या अभी कुछ देर बाद होने वाले डांस में आप मेरी डांस पार्टनर बनेगी? उद्धरण चिन्ह। वह आदमी काफी सीधा, जेंटल और एनर्जेटिक था। उसने ईशानी के ऊपर अपना फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा छोड़ा था, लेकिन उसका सवाल सुनकर ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपनी गार्डन ना में हीला दी और बिना किसी झिझक के उसे जवाब देते हुए बोली, सॉरी, आप किसी और से पूछ लीजिए। उद्धरण चिन्ह।
ईशानी ने अभी तक अपनी जिंदगी में नमन के अलावा किसी और आदमी के साथ डांस नहीं किया था, और अगर उसे अब कभी भी डांस करना होता तो उसका डांस पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अभिमान होता। वो उसके अलावा किसी और मर्द के साथ डांस करना नहीं चाहती थी। क्या आपकी कोई डेट है? उसे आदमी ने ईशानी से पूछा। वही ईशानी के साथ डांस करने का अपना फैसला बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता था। उसका सवाल सुनकर ईशानी ने ना में अपने गर्दन हिला दी। नहीं, अभी तक तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ डांस क्यों नहीं कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। वो आदमी बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाह रहा था। वो लगातार ईशानी को अपने साथ डांस करने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था। ईशानी के माथे पर बल पड़ गए। वह भी सोच रही थी कि वह इस आदमी को क्या कहकर मना करे, तभी उस आदमी के पीछे से किसी की आवाज आई। वह पहले ही तुम्हें कई दफा मना कर चुकी है। उद्धरण चिन्ह। वह आवाज काफी पावरफुल और अभिवादन पूर्ण थी। उसे आदमी ने पीछे पलटकर देखा तो हैरान रह गया। तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने भी पीछे पलटकर देखा तो उसे वह आदमी दिखा। वह जाकर ईशानी की बगल में खड़ा हो गया। वह दिखने में काफी हैंडसम था। वह काफी एरोगेंट और पावरफुल नजर आ रहा था। आज उसने एक नेवी ब्लू कलर का टक्सीडो पहना हुआ था, और अपने लुक्स की वजह से उसने वहां आते ही काफी सारी औरतों की अटेंशन कर ली थी। वह मौजूद आदमी उसके सामने खुद को छोटा महसूस करने लगे थे। ईशानी अभी तक हैरान थी, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि आशीष था। इनकी ऑलरेडी डेट है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो आदमी ईशानी को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट कर रहा था, उसकी तरफ देखकर आशीष ने मुस्कुरा कर कहा। वह भले ही दिखने में काफी ग्रेसफुल और विनम्र लग रहा था, लेकिन उसके शब्दों में उसकी एरोगेसी साफ साफ झलक रही थी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी भी आशीष का और देखकर हैरान था। वह आशीष के सामने और ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह आशीष को ये सब बोलकर वहां से चला गया। उसे आदमी के वहां से जाने के साथ ही ईशानी ने मुस्कुराकर आशीष की तरफ देखा और बोली, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, योर वेलकम। तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने मुस्कुराते हुए ईशानी को जवाब दिया। ईशानी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आशीष हमेशा एक भाई की तरह उसके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहता था। ईशानी ने हंसते हुए अपना सिर झटक और बोली, अब मजाक बंद करो। ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। भाई ने मुझसे कहा था कि मैं ये मीटिंग अटेंड करूं और तुम्हारा पार्टनर बनाकर रहूं। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने बेबसी के साथ एक आह भरी। वो ईशानी से शिकायत करते हुए बोला, एक तो यार मुझे तुम दोनों समझ में नहीं आते हो। तुम दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिक क्यों नहीं कर देते? अगर तुम सबके सामने अनाउंस कर दोगे कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो ऐसा करने से तुम्हारे लिए अपनी शादी को छुपाना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही चला रहा तो मुझे डर है कि भविष्य में मुझसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने काफी बेबसी के साथ बोला था, लेकिन इसके बावजूद भी ईशानी ने उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लिया। ईशानी के हिसाब से जो लुक्स आशीष के पास थे, उसे देखकर कोई भी औरत उसे डेट करने के लिए तैयार हो सकती थी। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले कितनी लड़कियों को डेट किया है। तो भला वो इतना डर क्यों रहा था? उसकी बातों पर ईशानी ने अपनी आंखें घुमाई और बोली, इसका मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ मेरे रहने की वजह से तुम्हारी लव लाइफ में दिक्कत आएगी, राइट? उद्धरण चिन्ह। आशीष के होठों पर मुस्कान आ गई। बिल्कुल, तुम्हारी जगह कोई लड़की होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हें देखकर बाकी लड़कियों को लगेगा कि वो तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकती है। तो भला क्यों कोई लड़की मेरे पास आना चाहेगी? उद्धरण चिन्ह। तो ऐसी बात है, अगर मैं सबसे अलग हूं तो तुम मुझे अपने भाई से छीन क्यों नहीं लेते? वैसे भी आज तक तो सभी लोगों को यही पता है कि मैं और तुम साथ हैं। अभिमान के बारे में तो कोई जानता भी नहीं है। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि हम पति पत्नी हैं। तुम्हारे लिए ये करना चाहता मुश्किल नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी भौहें उचकाते हुए आशीष से कहा और मुस्कुरा दी। जब आशीष ने ईशानी की बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसने हैरानी के साथ ईशानी को जवाब देते हुए कहा, ईशानी कम ऑन, तुम मेरा मजाक मत बनाओ। भाई मुझे जान से मार डालेंगे। उद्धरण चिन्ह। डरपोक। उद्धरण चिन्ह। आशीष का मजाक उड़ाते हुए ईशानी हंस रही थी। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम अभी से बहुत ज्यादा डरते हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर आशीष ने धीमी आवाज में कहा, बेचारा मैं, बचपन से लेकर अभी तक मैं किसी से नहीं डरा, सिवाय अपने भाई के।
पूरी दुनिया में इकलौते वही है जो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में मैं कभी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। हम दिख रहा है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा। आशीष से बात करते हुए भी वह लगातार पार्टी में हो रही हलचल को देख रही थी। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि काफी सारे लोग रुक रुक कर उन दोनों की तरफ देख रहे हैं। ये देखकर ईशानी के माथे पर बल पड़ गए और उसने तुरंत आशीष की तरफ देखा और धीमी आवाज में उससे कहा, क्या अभी यहाँ आने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। वो ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। कहाँ है वह? आशीष का जवाब सुनकर ईशानी की आंखें चमक उठी और वह तुरंत इधर उधर देखने लगी। इधर उधर देखना बंद करो। अभी तक वह वेन्यू के अंदर एंटर नहीं हुए हैं। उन्होंने पहले मुझसे कहा था कि मैं भी स्पेशल पैसेज वैसे अंदर आ जाओ। भगवान का शुक्र है कि मैंने मेन एंट्रेंस से एंट्री नहीं की, वरना मैं भी न जाने कितने लोगों के बीच फंस जाता। क्या बात से कोई फर्क पड़ता है? लोग अभी भी तुम्हें ही देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा और एक बार हर तरफ देखा। उसने देखा कि काफी सारी लड़कियां उन लोगों के पास आने की कोशिश कर रही थी और उन सभी का इंटरेस्ट उसमें नहीं बल्कि आशीष में था। चैप्टर 76। ईशानी और आशीष एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन लोगों से कुछ ही दूर खड़े हुए माया, जिया और कनिका भी उनसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। उन दोनों को देखकर उन तीनों ही औरतों के चेहरे के भाव काफी अलग थे। माया ने जब आशीष को देखा तो वह थोड़ी हैरान थी। वही कनिका के चेहरे पर डर के भाव उतर आए थे, क्योंकि उसके और आशीष की आखिरी मुलाकात में उसने आशीष के हाथ से काफी सारे थप्पड़ खाए थे। और रही बात जिया की तो ईशानी और आशीष की तरफ देखते हुए उसने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, यह आदमी कितना लाजवाब है। क्या तुम लोग जानते हो कि यह कौन है? और इन दोनों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके और ईशानी के बीच के रिश्ते काफी अच्छे हैं? उद्धरण चिन्ह। जब आशीष वेन्यू के अंदर आया था तो सबसे पहले उसे जिया नहीं देखा था। हालांकि उसने उसकी सिर्फ एक झलक देखी थी, लेकिन उसके बाद भी वह तुरंत उससे अट्रैक्ट हो गई थी। जिया काफी पिकी पर्सन थी। उसे आसानी से कभी कोई पसंद नहीं आता था। अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी उसकी स्टैंडर्ड काफी हाई थे। उसका बॉयफ्रेंड या तो हैंडसम होना चाहिए था या ज्यादा अमीर। उसकी जान पहचान में ऐसी कई आदमी थे जो उससे शादी करना चाहते थे। कुछ आदमियों के साथ उसके रिश्ते भी काफी अच्छे थे, लेकिन वह सभी आदमी जिया के लिए कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ उसे पैसे देने वाली मशीन बनकर रह गए थे। उन सभी को भी जिया से कुछ खास लेना देना नहीं था। वो जिया के सहारे सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करते थे। लेकिन जब जिया की नज़र आशीष पर पड़ी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई आदमी इतना अट्रैक्टिव और हैंडसम भी हो सकता है, जो काफी एलिगेंट और मैनरफुल भी है। आशीष को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह काफी अमीर भी है। न जाने क्यों, लेकिन जिया को ऐसा लग रहा था जैसे आशीष कोई साधारण आदमी नहीं है। आशीष काफी गुड लुकिंग है और सबसे जरूरी बात, वह जरूर ही किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। ये सब बातें सोचते हुए उसने खुद से कहा, इट्स हिम। मुझे यह आदमी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जब जिया आई सारी बातें सोच रही थी, तभी उसने देखा कि वह आदमी ईशानी की तरफ बढ़ रहा है। वह जाकर ईशानी के पास खड़ा हो गया और वही ईशानी के साथ बातें करते हुए उसके साथ हंस भी रहा था। ये देखकर जिया को काफी तेज गुस्सा आने लगा। क्यों? ईशानी में ऐसा भी क्या है? ईशानी वह लड़की है जिसे नमन भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता। वॉट? क्या तुम उसे आदमी में इंटरेस्टेड हो? उद्धरण चिन्ह। माया ने आश्चर्य के साथ अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए जिया की तरफ देखा। वह उसकी रिएक्शन को देखकर काफी सरप्राइज थी। जिया ने माया की बात का विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में कुछ अलग ही तरीके के भाव तैर रहे थे। मुझे वह चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जिया और माया की बातें सुनकर उनके पीछे खड़ी हुई कनिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपनी बात कहने में उसे काफी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। अंत में उसने चुप रहना ही सही समझा। वह जिया से नफरत करती थी। भले ही वह कनिका के साथ हंस बोल रही थी, लेकिन मन ही मन करने का जानती थी कि जिया उसे हमेशा नीची नजरों से ही देखती है। और इस बात का पता है उसे तभी चल गया था जब वह नमन के सामने माया के साथ मिलकर मजाक कर रही थी। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले भी जब वह तीनों एक साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ सुपरस्टार से मिलने के लिए गए थे, तब भी जिया उसे इग्नोर कर रही थी। जिया जब भी कनिका के बारे में कुछ बोल रही थी तो उसकी शब्दों में उसके लिए तिरस्कार साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बातों से पता चल रहा था कि कनिका किसी भी सम्मान की हकदार नहीं है और उसका कोई महत्व नहीं है। ये सब सोचते हुए कनिका अंत में चुप ही रही। जो कोई भी उसे नीचे नजरों से देखेगा उसे अंत में उसका भुगतान करना ही पड़ेगा।
क्या तुम वहां जाकर उन्हें हेलो बोलना चाहती हो? वैसे भी वह आदमी तुम्हारे साथ खड़ा हुआ ज्यादा अच्छा लगेगा। ईशानी तो उसके साथ खड़े रहने के लायक भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कनिका जैसे आग में घी डाल रही थी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि वह आदमी कितना खतरनाक है। हाँ, वह बिल्कुल मेरे टाइप का है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ। मैं उसे ईशानी से छीन लूंगी। उद्धरण चिन्ह। जिया को हमेशा से ही अपनी खूबसूरती पर काफी घमंड रहा था। वैसे इस बात में कोई शक भी नहीं था, जिया बाकी काफी खूबसूरत थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह ईशानी से कोई मुकाबला कर पाए। भले जिया खूबसूरत थी लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और उसका बिहेवियर इतना खास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी, उसका व्यवहार हमेशा दूसरों के लिए संवेदनशील होता था। अपनी जिंदगी के पिछले कुछ सालों में अपनी खूबसूरती के साथ जिया ने काफी सारे आदमियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। उसे पूरे यकीन था कि जब तक वह अपना खुद का ग्लैमर दिखाएंगी तब तक कोई भी आदमी उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें इतना ही इंटरेस्ट है तो चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। माया ने जब देखा कि जिया आशीष में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है तो उसने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने जिया को चलने के लिए कहा और एक बार वहां जाने से पहले कनिका से पूछा, कनिका क्या तुम हमारे साथ चलोगी? उद्धरण चिन्ह। नहीं, तुम जानती हो कि मेरे और ईशानी के बीच क्या चल रहा है, तो मेरे लिए अच्छा ही होगा कि मैं उसके पास ना जाऊं, वरना मेरी वजह से जिया और उसे आदमी की पहली मुलाकात भी खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने अपनी गर्दन में हिलाते हुए जवाब दिया। माया और जिया ने भी उसे अपने साथ चलने के लिए दोबारा नहीं पूछा। उसकी बात को मानते हुए उन्होंने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और एक साथ वहां से ईशानी की तरफ बढ़ गए। वो दोनों औरतें जब वहां पहुंची तो ईशानी, जो आशीष के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी, उसे जैसे कुछ आभास हुआ और उसने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा। जब उसने देखा कि वह दोनों एक साथ उसकी तरफ आ रही है तो तुरंत ही उसकी दोनों खूबसूरत भौएं आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, मुसीबत आ रही है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के कहने पर आशीष ने भी उसे तरफ देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ईशानी, तुम फिक्र मत करो, सामने से सिर्फ 2 जोकर आ रहे हैं, उन दोनों से मुकाबला करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आशीष की बात खत्म होने के कुछ सेकंड के बाद ही माया और जया वहां आ गए और उनके सामने खड़े हो गए। उन दोनों की नजरें सिर्फ और सिर्फ आशीष पर टिकी हुई थी। वो दोनों ये देखकर हैरान थे कि कोई आदमी इतना हैंडसम भी कैसे हो सकता है। वो दोनों लगातार सीधे और पैशनेटली आशीष की तरफ देखे जा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अपनी नजरें हटाने का उनका कोई इरादा है। कुछ देर के बाद माया ने ईशानी की तरफ देखा। ईशानी, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। ऑलराइट, क्या मैं जा सकती हूँ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने हाथ में पड़े हुए जूस के गिलास को हिलाया और उनसे पूछा, माय ओल्ड क्लासमेट, तुमसे मिलने का मौका भी रोज रोज नहीं मिलता है, हम यहाँ सिर्फ तुम्हें ग्रीट करने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। माया ने अपने होठों पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी नजरें एक बार फिर आशीष की तरफ चली गई। ये। ईशानी ने अपनी पलकें झपकाईं लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सामने खड़े हुए माया और जिया की तरफ देखा और फिर वह भी आशीष की तरफ देखने लगी। आशीष की तरफ देखते हुए जैसे उसे कुछ बात पता चली हो। माया और जिया यह उसके लिए मुश्किल खड़ी करने नहीं आई थी, बल्कि वह दोनों तो यहाँ आशीष से मिलने आई है। आशीष के माथे पर भी बल पड़ गए थे, खासकर तब जब जिया लगातार उसकी तरफ देखे जा रही थी। ये देखकर आशीष का चेहरा थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था और वह थोड़ा बहुत अभिमान के जैसा लग रहा था। उसने कुछ कहा नहीं लेकिन उसने एक बार ईशानी की तरफ देखा। वह दोनों ही शांत खड़े हुए थे और उन दोनों की इस खामोशी को देखकर माया और जिया को थोड़ा एम्ब्रेसफुल हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी उन दोनों से ही एक सवाल किया था जिसका जवाब उनमें से किसी ने भी नहीं दिया। तो जब कोई किसी आदमी से कोई सवाल करे और उसे कोई जवाब ना मिले तो इससे शर्मिंदगी वाली बात कोई हो ही नहीं सकती। माया और जिया के चेहरे पर काफी फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन आ गए थे, लेकिन जी हाँ नहीं जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। उसने अपने होठों पर एक मुस्कान सजाई जो उसे लग रहा था कि काफी चार्मिंग है, और आशीष से कहा, हेलो सर, आई एम जिया। आपने मेरे बारे में सुना ही होगा, राइट? मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। जिया काफी स्मार्ट थी। वह आशीष पर भी वही ट्रिक अपना रही थी जो वह पहले काफी आदमियों पर अपना चुकी है। अपनी आवाज और अपने एक्सप्रेशन के साथ वह उसे अट्रैक्ट करना चाह रही थी, लेकिन आशीष ने तो उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा।
उसने रूखे लहजे में उससे कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उद्धरण चिन्ह। जया अपनी ही जगह पर जम गई। आशीष का रिस्पांस देखकर वह काफी ज्यादा हैरान थी। वेल सर, मेरा कुछ और मतलब नहीं था, मैं बस। जया ने खुद को संभालते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है? आशीष ने बेसब्री के साथ उसकी बात को बीच में काट दिया। अपनी खूबसूरत आंखों के साथ उसने जया के चेहरे की तरफ देखा। यू आर चिप, मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे जैसे प्लास्टिक फेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर माया अपनी जगह पर जम गई। ईशानी भी हैरानी के साथ उसे देख रही थी। हालांकि ईशानी जानती थी कि आशीष की जुबान काफी तीखी है, लेकिन उसकी यह सारी बातें सुनकर वह भी भौचक्की रह गई थी। जी अभी आश्चर्य के साथ उसे देख रही थी। अविश्वास के साथ उसकी आंखें बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही न आ रहा हो। प्लास्टिक फेस। उस आदमी ने उसे प्लास्टिक फेस कहा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई भी इस बात को मनाना नहीं चाहता था कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है। भले ही सब लोगों ने ऐसा कराया हुआ था, लेकिन इस बात को मानने से सब इनकार करते थे। जया ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये हैंडसम और नोबल आदमी, जिससे पहली बार उसने खुद फ्लर्ट करने में पहल की थी, वह उसके मुंह पर कह देगा कि वह चिप है। जया के चेहरे के भाव काफी सीरियस हो गए थे। सर, आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं भी जैसे अभी अभी अपना होश संभाला था, और वह भी काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही थी। हद से आगे बढ़ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपने शांत चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ काफी नरमी से पेश आ रहा हूँ। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें सिर्फ प्लास्टिक फेस बोला है, क्योंकि मन तो मेरा तुम्हें शैमलेस बीच कहने का हो रहा था। क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ खड़ी हुई है? तुम्हें लगता है कि तुम ईशानी के साथ खड़े होने के भी लायक हो? तुम्हारे और उसके बीच कंपैरिजन करना भी ईशानी की तौहीन होगी। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने बिल्कुल ठीक कहा था। भले ही ईशानी का ड्रेस अप और मेकअप जया और माया की कंपैरिजन काफी कम था, लेकिन उसके बावजूद भी जब वह तीनों साथ में खड़े थे तो लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ ईशानी पर जा रही थी। उसकी मौजूदगी ने उन दोनों के चरण को कम कर दिया था। और ऐसी बात नहीं थी कि जया और माया की ड्रेस में कोई कमी हो। अगर उन तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो उन दोनों औरतों ने ही काफ़ी एलिगेंट और हाई एंड चैनल ड्रेस डाली हुई थी, लेकिन फिर भी भविष्यवाणी के सामने कुछ नहीं लग रही थी, और उसकी वजह थी उन तीनों के टेम्परामेंट में आने वाला अंतर। ईशानी के पास कुछ अलग ही तरीके की एलिगेंस थी, जो उन दोनों के पास कभी भी नहीं हो सकती थी। एक पल के लिए तो आशीष की बात सुनकर उन दोनों को समझ ही नहीं आया कि वह क्या जवाब दें। 77 चैप्टर 78। नंदिनी ने ईशानी को आकर बताया कि अभिमान यहाँ आ चुका है और वह उसका हाथ पकड़कर उसे वहां भीड़ में ले गई। वह दोनों जल्दी ही सारे भीड़ को पार करते हुए बैंक्वेट हॉल के सेंट्रल एरिया में आ गए थे। इस वक्त ही अभिमान काफी सारे लोगों के बीच घिरा हुआ था। जब ईशानी और नंदिनी वहां पहुंचे तो जैसे अभिमान को ईशानी के वहां मौजूद होने का आभास हो गया हो। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और पूरी भीड़ को पार करते हुए उसकी नज़रें ईशानी पर जाकर ठहर गई। वह इतने सारे लोगों के बीच उसे सिर्फ ईशानी का चेहरा नजर आ रहा था। अभिमान को अपनी तरफ देखा हुआ पाकर ईशानी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल किसी फूल की तरह खुली हुई थी, जिस पर आज भी अभिमान अपना दिल हार बैठता था। ईशानी को मुस्कुराता हुआ देखकर उसके होठों पर भी एक भीनी सी मुस्कान आ गई। ईशानी और अभिमान एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे, तभी माया ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अभिमान के पास चली गई। उसके पास जाकर उसने उससे कहा, हेलो मिस्टर रघुवंशी, मैं स्टार एंटरटेनमेंट ग्रुप की आर्टिस्ट माया भट्ट हूँ। आई वंडर कि क्या आप बाद में होने वाले डांस सेशन में मेरे डांस पार्टनर बनेंगे? उद्धरण चिन्ह। माया ने अपनी बात थोड़ी ऊंची आवाज में कही थी, जिस वजह से उनके आसपास के काफी सारे लोग उसकी बात सुन पा रहे थे। ये सब देखकर वह लोग हैरान थे, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा वह लोग जिज्ञासु थे। वह अभिमान का रिएक्शन देखना चाहते थे। उनके सामने खड़ी हुई एक एक्ट्रेस थी, जो लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस थी, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उसकी रेपुटेशन काफी अच्छी थी। वहीं दूसरी तरफ उसे एक्ट्रेस के सामने सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट खड़ा हुआ था, जो अनगिनत लोगों का रोल मॉडल था। हर किसी को लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। लेकिन अब उन सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या अभिमान माया के साथ डांस करने के लिए मानेगा या नहीं। सब लोग अभी इसके बारे में सोच ही रहे थे, तभी अभिमान ने ठंडे और रूखे लहजे में कहा,
तुम मेरे साथ डांस करना डिजर्व नहीं करती हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस छोटी सी बात ने माया के एटीट्यूड तोड़कर रख दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उनके आसपास खड़े हुए लोगों ने जब अभिमान का जवाब सुना, खासकर उसकी ठंडी आवाज सुनने के बाद, उनमें से किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह लोग अब सिर्फ धीमी आवाज में आपस में ही बात कर सकते थे। ये सच में ही काफी प्रभावी, काफी दबंग मिजाज है इनका। मैंने आज तक इनके बारे में जो कुछ भी सुना है ये बिल्कुल वैसे ही है। उद्धरण चिन्ह। ये सिचुएशन उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो गई थी। इंडस्ट्री के काफी सारे सेलिब्रिटी माया को सहानुभूति के साथ देख रहे थे। सौभाग्य से वहां आज रात सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एंटरटेनमेंट की खुद की मीडिया ही मौजूद थी, वरना यह खबर तो सुबह तक हर अखबार में छप जाती और वह सभी लोगों के हंसने का पात्र बन जाती। अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए माया ने एक गहरी सांस ली और अपने होठों पर जबरदस्ती एक मुस्कुराहट चिपका दी। उसने अभिमान से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर राजवंश। उद्धरण चिन्ह। माया को उदासी के साथ स्टेज से नीचे आते हुए देखकर भीड़ में खड़ी हुई नंदिनी खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। गॉड, इन सुपरस्टार को इनके फैंस ने कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी इनको रजिस्ट कर ही नहीं सकता। ये खुद को कुछ ज्यादा ही आकर्षक समझने लगे हैं। ईशानी, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम मिस्टर रघुवंशी को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करो और लोगों को दिखा दो कि उनका असली लवर कौन है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी थोड़ा हिचकिचा रही थी। छोड़ो ना, मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम किस चीज से डर रही हो? तुम अच्छे से जानती हो कि माया और कनिका बिल्कुल एक जैसे है। माया अपने लिए मिस्टर रघुवंशी के पास नहीं गई थी। वह उनके पास सिर्फ इसलिए गई थी ताकि वह उनके साथ मिलकर तुम्हें नीचा दिखा सके। अगर वह लोग तुम्हारे बारे में इतना गलत सोच सकते हैं तो तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने अपनी आंखें घूमते हुए कहा और ईशानी को हल्के से धक्का दे दिया। उसने अपना हाथ हिलाते हुए उसे कहा, जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने बेबसी के साथ अपनी गर्दन ना में हिलाई, लेकिन उसके लाख मना करने पर भी नंदिनी उसकी बात नहीं मानी और अंत में ईशानी को हार मानकर नंदिनी की बात माने पड़ी। उसने एक आखिरी बार आशा भरी नजरों के साथ नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने ना में अपनी गर्दन हिला दी तो ईशानी के पास अब अभिमान की तरफ आगे बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मिस्टर राजवंश, आई वंडर इफ आई हैव द ऑनर टू डांस विद यू। उद्धरण चिन्ह। बैंक्वेट हॉल के बीच से अचानक ही एक जेंटल आवाज सुनाई दी। जिस वक्त ईशानी के मुंह से यह शब्द निकाले, काफी सारे लोगों ने विश्वास के साथ उसकी तरफ देखा। वो सभी ईशानी की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई पागल खड़ा हो। इस वक्त उन सभी के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या इस औरत ने अभी अभी नहीं देखा कि इन्होंने किस तरीके से माया को रिजेक्ट किया? इतना कुछ होने के बाद भी इसमें इतनी हिम्मत है कि वह यहाँ आ गई और उनसे ये पूछ रही है। उद्धरण चिन्ह। अब हर कोई ईशानी के बेइज्जत होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह सब अच्छे से जानते थे कि अभिमान कैसा है। वह हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहता आया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस सिचुएशन का सब लोग इंतजार कर रहे थे वह कभी क्रिएट ही नहीं हुई। इसके अलावा वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन सभी को आश्चर्य में छोड़ दिया। ईशानी का सवाल सुनने के बाद अभिमान ने कुछ देर के लिए उसकी तरफ देखा। अभिमान, जिसे अप्रोच करना लगभग नामुमकिन ही था, जिसके चेहरे पर हमेशा कठोर भाव मौजूद रहते थे, उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और बोला, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सब लोगों के बीच गर्मा गर्म बातें शुरू हो गई थी। किसी एक इंसान ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अभिमान ईशानी के साथ डांस करने के लिए मान जाएगा। उसने इंडस्ट्री की इतनी फेमस एक्ट्रेस माया को रिजेक्ट कर दिया और वही ऐसे ही किसी दूसरी लड़की के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। उद्धरण चिन्ह। आखिर ये लड़की है कौन? इसमें ऐसा भी क्या खास है? एक एक करके सभी लोगों की नजरें ईशानी की तरफ चली गई और वह लोग उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे। थोड़ी ही देर बाद उनमें से किसी एक ने उसे पहचान लिया। ओह, ये तो स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप की रिपोर्टर ईशानी अग्निहोत्री है। राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ उनके रिलेशन काफी अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों मिस्टर राजवंश इसके साथ डांस करने के लिए तैयार हो गए। वैसे कहना पड़ेगा कि ईशानी बाकी काफी खुशकिस्मत वाली है। उद्धरण चिन्ह। काफी सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे और उन लोगों के बीच हो रही सारी बातें माया के कानों में चुभ रही थी। एक बार फिर ईशानी, आखिर हमेशा ईशानी ही उनके बीच में क्यों आ जाती है? जया के चेहरे के भाव भी काफी बिगड़ चुके थे। अभी कुछ देर पहले उसके, ईशानी और आशीष के बीच जो कुछ भी हुआ था
वह अभी तक उसे ही भूल नहीं पाई थी। डैम ईशानी, ये लड़की सच में बहुत चालाक है। उद्धरण चिन्ह। माया के चेहरे के भाव काफी बिगड़े हुए थे। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर भींच ली थी और वह गुस्से में कांप रही थी। अभिमान ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया था, और ऐसा होने के तुरंत बाद ही ईशानी ने सामने आकर उसे और भी ज्यादा बेइज्जत कर दिया। मिस्टर राजवंश ईशानी को पसंद करते हैं, है ना? कनिका ने कुछ सोचते हुए पूछा। इम्पॉसिबल। कनिका का सवाल सुनने के साथ ही जिया ने तुरंत जवाब दिया। अभिमान का बैकग्राउंड काफी फेमस और सक्सेसफुल है। उसके जैसे किसी आदमी के लिए ईशानी की जैसी लड़की कोई मायने नहीं रखती है। उसकी पत्नी बनने के लिए भी न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। वो काफी डिमांडिंग है। ईशानी किसी भी एंगल से उसके लायक नहीं है। उन दोनों का स्टेटस, विजन और प्रोफेशनल एबिलिटीज भी बिल्कुल अलग है। इनमें से कोई एक चीज भी से लेवल पर नहीं है। ईशानी है ही क्या, सिर्फ एक रिपोर्टर जो अभी अभी फेमस हुई है। वह अभिमान से शादी करने के लायक भी नहीं है, और अगर वह सोचती है कि वह उससे शादी कर लेगी तो वह बिल्कुल चांद की ख्वाहिश करती है, जिसे पाना नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम उसे ऐसे ही हमें बेइज्जत तो नहीं करने दे सकते हैं ना? हाँ, हम उसे सबक जरूर सिखाएंगे। आज उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया है उसका भुगतान तो उसे करना होगा। उद्धरण चिन्ह। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? उद्धरण चिन्ह। वो तीनों औरतें आपस में मिलकर ईशानी के खिलाफ कोई साजिश रच रही थी। वही ईशानी ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और जल्दी ही सबके डांस करने का टाइम भी आ गया। होस्ट ने स्टेज पर अपने कदम रखे और गर्मजोशी के साथ ऑडियंस से कहा, नेक्स्ट, अब वह डांस सेशन आ गया है जिसे आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे। जिन लोगों के पास अपनी डेट है वह उनके साथ आगे आ जाए, और जिनके पास नहीं है तो बहुत जल्दी कीजिए और अपने लिए एक डेट ढूंढिए। अगर आपको कोई लड़की नहीं चलती है तो यहाँ पर लड़का भी चलेगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ हमारे आज रात के खास मेहमान, राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ मिस्टर अभिमान राजवंश को स्टेज पर सबसे पहले डांस करने के लिए इनवाइट करना चाहेंगे। उद्धरण चिन्ह। होस्ट ने जैसे ही अपनी स्पीच खत्म की वैसे ही वेन्यू में सभी की तालियां बजाने की आवाज गूंज उठी। न जाने कितनी ही जलन भरे निगाहों के सामने अभिमान ने ईशानी का हाथ थामा और उसके साथ डांस फ्लोर पर आ गया। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। आई ऐसी रात है जो बहुत खुशनसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाना शुरू हो गया। सारी लाइट्स डिम हो गई। ईशानी ने अपना एक हाथ उठाकर आराम से अभिमान के कंधे पर रख दिया। अभिमान ने इसका एक हाथ अपने हाथ में थाम लिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया। एक दूसरे की तरफ देखते हुए वह म्यूजिक की बिट्स पर नाचने लगे। आई ऐसी रात है जो बहुत खुशनसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है, फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूं या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। ईशानी ने अपनी पलकें उठाकर अभिमान के चेहरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अपनी आंखों में सजग संजो हो। अभिमान की सख्त और गहरी आंखों के अंदर उसे अपने लिए छिपी हुई जेंटलनेस और प्यार नजर आ रहा था। अभिमान ने भी ईशानी की तरफ देखा। उसकी नजरें अभी भी ठंडी थी, लेकिन उसकी गहरी काली आंखों की गहराइयों में ईशानी के लिए अथाह प्यार छिपा हुआ था। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। म्यूजिक की बीट स्टेज होती गई और ईशानी अपनी हाई हील्स के साथ अभिमान के साथ उन बिट्स को फॉलो करती गई। अभिमान भी उसके साथ बिट्स को फॉलो करते हुए डांस एंजॉय कर रहा था। वो दोनों सबका मन मोह रहे थे। अभिमान ने कसकर ईशानी का हाथ थामा हुआ था। बिना मुंह से कुछ कहे वह आंखों ही आंखों में एक दूसरे को समझ रहे थे। एक दूसरे को छूते हुए वह एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। हर कोई जैसे उनके डांस में खो चुका था। सब लोग खोए हुए से उन दोनों को देखे जा रहे थे। वह दोनों वहां पर सिर्फ टेम्पररी पार्टनर्स थे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बने हो।
उन दोनों के डांस को शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन था। भगवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाकर भेजा था। हर कोई हैरान था। चैप्टर 77। आशीष माया और जया के साथ काफी बेरुखी से बात कर रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद माया और जया को समझ नहीं आया था कि वह उसकी बातों का जवाब कैसे दें। ईशानी के पास भी शब्दों की कमी हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, आशीष तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस बात में कोई शक नहीं है कि तुमने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच है। तुम्हें इतना डायरेक्ट भी नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारे सपाट राज्य की वजह से आज इन दोनों औरतों को काफी मुश्किल होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जया और माया के चेहरे के भाव गहरे हो गए थे। आशीष की जली कटी बातें सीधा उनके दिल पर लगी थी। वह दोनों काफी लंबे समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही थी, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगभग हर किसी के कुछ राज होते ही है। और आज जिस तरीके से आशीष ने उन्हें सब लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया, ये देखकर वह काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जया इस वक्त इतने गुस्से में थी कि गुस्से के कारण उसका शरीर कांप रहा था। ईशानी सबसे अलग है। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन इस औरत को नमन ने छोड़ रखा है। मैं तो कभी कभार यह सोचती हूँ कि उससे पहले भी न जाने कितने आदमियों ने इसे छोड़ होगा। तुम इकलौते ऐसे मर्द हो जो इसे किसी खजाने की तरह ट्रीट कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। जिया तुम अब बकवास कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के चेहरे के भाव गहरी हो गए थे। उसकी आंखों में एक ठंडापन आ गया था। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम इतने लंबे समय से नमन के साथ थी, और अब भगवान के लिए यह मत कहना कि तुम अभी भी वजन हो। मुझे पूरा यकीन है कि इन सालों में तुम्हारे और नमन के बीच सब कुछ हो चुका होगा। उद्धरण चिन्ह। जया ने गुस्से में कहा। आशीष की बातों से उसे काफी बुरा लगा था और वह उससे काफी इरिटेट हो चुकी थी, और अब वह अपना सारा गुस्सा ईशानी पर निकलना चाह रही थी। जया की बातें सुनने के बाद माया ने भी ईशानी के ऊपर कीचड़ उछलना की कोशिश करते हुए कहा, सर, मैं ईशानी को काफी लंबे समय से जानती हूँ। मैं आपसे कई गुना ज्यादा बेहतर इसे जानती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि यह किस तरीके की लड़की है। आई जस्ट होप कि आप इसकी चाल में ना फंस जाए। उद्धरण चिन्ह। जस्ट शट अप। वो कैसी है और कैसी नहीं ये बताने वाली तुम होती कौन हो? जो समय तुम यहाँ ईशानी को बदनाम करने में लग रही हो, क्यों ना तुम उस समय का इस्तेमाल करके थोड़ा खुद को सुधारने में और दूसरे आदमियों को सेड्यूस करने में लगाओ। वैसे भी जो काम करने के लिए तुम दोनों यहाँ आई थी वह तो हुआ नहीं। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने तिरस्कार के साथ उन दोनों की तरफ देखा। वह उन दोनों के साथ और एक सेकंड भी बात करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चला गया। उन दोनों के पीछे जया और माया उन दोनों को जाते हुए देखकर गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। डैम इट, दैट बिच ईशानी। ये लड़की जहां भी जाती है वही किसी आदमी के साथ सो जाती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा भी क्या खास है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, तुम उन दोनों की बातों को दिल से मत लगाना, ओके? तुम तो जानती ही हो ना कि वह कैसी है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी और आशीष जैसे ही वहां से थोड़ा दूर आ गए तो आशीष ने ईशानी को दिलासा देते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ खड़े हो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे गुस्सा करने की या बुरा मानने की जरूरत है? ईशानी ने मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। एनीवेज, आज मुझे पता चला कि तुम भी 2-3 पर्सनैलिटी लेकर घूमते हो। मेरे सामने बिल्कुल अलग और उन लोगों के सामने बिल्कुल अलग। मीठी छुरी के साथ साथ तुम्हारी जुबान काफी तीखी भी है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपने कंधे उसका दिए। ये तो सामने वाले पर डिपेंड करता है। अगर मेरे सामने तुम या कोई अच्छा आदमी खड़ा हो तो मैं जरूर उससे अच्छे से बात करूंगा, और अगर मुझे उन दोनों के जैसी औरतों से सामना करना हो तो उसके एग्जाम्पल तो तुम देख चुकी हो, फिर तो मैं बिल्कुल भाई की तरह कठोर हो जाता हूँ। तुम्हें पता है भाई क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि दुश्मनों से सामना करने का सबसे तरीका यही है कि उनके बोलने या रजिस्ट करने के लिए कुछ छोड़ो ही मत। जस्ट लीव देम नो रूम टू रेसिस्ट एट ऑल। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने भी सहमति जताते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। एक्जैक्टली, बिल्कुल सही कहते हैं वो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी और आशीष बात कर ही रहे थे तभी वेन्यू की एंट्रेंस के पास कुछ शोरगुल होने लगा। ईशानी ने तुरंत उसी तरफ देखा। वहां पर वह आदमी खड़ा था जिसका इंतजार वह काफी लंबे समय से कर रही थी। आज रात उसने नेवी ब्लू और ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। इसका पैटर्न काफी सिंपल लेकिन उसकी कारीगरी अत्यंत सुंदर थी। साथ में उसने काफी अच्छी टाई पहनी हुई थी। कुल मिलाकर उन कपड़ों में वह काफी अच्छा लग रहा था। उसने अपने काले बालों को बिल्कुल सलीके से बनाया हुआ था, जिसमें उसका गोरा और साफ माथा दिखाई दे रहा था। उसे शख्स की आंखों में काफी ठंडक नजर आ रही थी।
और उसका और हमेशा की ही तरह सबसे अलग और पावरफुल था। उस आदमी का आना बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी ने पानी में बम फेंक दिया हो। उसके आने के साथ ही पूरे वेन्यू का माहौल गर्म हो गया था। गॉड, क्या ये राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर राजवंश है? उद्धरण चिन्ह। मुझे तो ये वही लग रहे हैं। चलो जल्दी चलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ पर आएंगे। हम लोग उनसे मिलने के लिए जरूर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि मैं उम्मीद की थी, इस शख्स के पास नेचुरल चरण और नोबिलिटी है। ये कितना ज्यादा हैंडसम है। उनके यहाँ कदम रखते ही यहाँ का माहौल पूरा बदल चुका है। अगर मुझे एक बार इनसे बात करने का मौका मिल गया तो मैं शांति के साथ मर पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। काफी सारे मेल और फीमेल सेलिब्रिटीज खुद को रोक नहीं पाए और उस तरफ बढ़ गए। अभिमान के वेन्यू में इंटर करने के बाद स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के चेयरमैन खुद खड़े हुए और उसका वेलकम करने के लिए आगे बढ़। उन्होंने एक सौम्य मुस्कान के साथ उसका स्वागत करते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, थैंक यू सो मच जो अपने समय निकाला और कंपनी की मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ आए। आप आने से पहले एक बार बता देते तो मैं आपका स्वागत करने के लिए बाहर ही आ जाता। उद्धरण चिन्ह। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज का दिन आपकी कंपनी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो मैं भी यहाँ आ गया। अभिमान का चेहरा बिल्कुल भावहीन था और उसका ये शांत व्यवहार ही काफी सारी औरतों का ध्यान उसकी तरफ खींच रहा था। कुछ औरतें तो अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए हुए उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि अधिकतर लोगों ने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि वह आज रात इस मीटिंग में अपने प्रिंस चार्मिंग को देखेंगे। आशीष ने जब ये सब देखा तो उसने तुरंत ईशानी से शिकायत करते हुए कहा, ईशानी देखो, अभियान ने यहाँ कदम रखते ही इतनी सारी औरतों की अटेंशन अट्रैक्ट कर ली है। तुम्हें घर जाते ही उसे एक अच्छा पाठ पढ़ना होगा। लगता है कि तुम मुझे ये बात कहने के लायक हो। उद्धरण चिन्ह। आशीष की तरफ देखकर ईशानी ने अपनी आंखें घुमाई और सोच, अभी कुछ देर पहले तुमने खुद इतनी सारी औरतों को अट्रैक्ट किया था। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने ऐसे दिखाए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भला मैं ये बात कहने के लायक क्यों नहीं हूँ? मेरे और अभियान के कंपैरिजन में वह ज़्यादा पॉपुलर है। मैं तो ये भी नहीं सो पा रहा कि इस बार बाकी सारी लड़कियां क्या सोच रही होगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि मैं हैंडसम हूँ और मेरे साथ बातचीत करना किसी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई भी आसानी से मेरे साथ घुल मिल सकता है। उसके बावजूद भी वह मुझे पसंद नहीं करती है। उन सभी को तो अभिमान पसंद है, जिसे पाना तो दूर उसके साथ चलना भी लगभग नामुमकिन है। मैं कितना हंसमुख हूँ और वो, उसके चेहरे पर तो एक मुस्कान भी नहीं नजर आती। उसके बावजूद भी ऐसा है। आशीष खुद में ही काफी उलझा चुका था। ईशानी हैरानी के साथ उसे देख रही थी। इसमें इतना हैरानी की क्या बात है? और तुम इतने कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हो? तुम जानते हो ना कि जिस चीज को पाना मुश्किल होता है लोग उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दूसरों की नज़रों में अभिमान को पाना काफी मुश्किल है। वह काफी लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखता है, तो लड़कियां अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर कोई लड़की उसे अपना नहीं बन सकती तो हमेशा उसके बारे में अच्छा और बड़ा ही सोचेगी। और एक बार उसे पा लेने के बाद तो मानो जैसे उसे लड़की ने पूरी दुनिया को ही पा लिया हो। और इसी वजह से लड़कियों की नज़रों में वह तुमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए मैं कहता हूँ कि औरतों को समझना नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन अचानक ही उसके दिल में एक बात उठी और उसने ईशानी से कहा, क्या तुम भी अभिमान के बारे में ये सब फील करती हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरा और उसका कैसा अलग है? उद्धरण चिन्ह। अलग? ईशानी, तुमने उससे शादी क्यों की? क्या उसने तुम्हें पहले प्रपोज किया था? लेकिन कैसे? अचानक ही आशीष इस टॉपिक में काफी इंटरेस्टेड हो चला था। प्रपोज? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन ना में हिले और आशीष की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान ने मुझे प्रपोज नहीं किया था, बल्कि मैंने उन्हें प्रपोज किया था। उद्धरण चिन्ह। वॉट? आशीष तो एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। के बाद उसने विश्वास के साथ अपनी आंखें बड़ी करते हुए ईशानी की तरफ देखा, तुमने उसे प्रपोज किया था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या तुम सच कह रही हो? ऑब्वियसली, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? उद्धरण चिन्ह। ऐसा कैसे हो सकता है यार? प्रपोज तो अभिमान को करना चाहिए था। आशीष अभी तक अविश्वास नजरों के साथ उसे देख रहा था। ईशानी को उसे पर हंसी आ रही थी। वो सब सिर्फ एक कोइंसिडेंट था। मैंने अभिमान को शादी के लिए प्रपोज किया था और उसी वक्त वह भी शादी के लिए किसी लड़की को ढूंढ रहे थे, इसलिए वह मान गए। उद्धरण चिन्ह। मतलब तुम लोगों ने ऐसे ही शादी कर ली? आशीष के पास खाने के लिए शब्द नहीं बचे थे। हाँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक आशीष बिल्कुल खामोश रहा। उसके बाद उसने अपना होश संभाला और बुदबुदाते हुए बोला, अभिमान बहुत लकी है।
मैं भी कल जाकर देखा हूँ, क्या पता मुझे भी एक अच्छी पत्नी मिल जाए। उद्धरण चिन्ह। आशीष की बातें सुनकर ईशानी बिल्कुल हैरान रह गई। सिर्फ आशीष के दिमाग में ही इतनी बकवास आइडिया आ सकते थे। वह आशीष से कुछ कहती उससे पहले ही नंदिनी दौड़ते हुए उनके पास आई और बोली, ईशी, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। तो भला मैं और कहाँ जाऊं? कुछ हुआ है क्या? उद्धरण चिन्ह। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने अभी अभी कनिका, माया और जया को मिस्टर राजवंश के पास जाते हुए देखा है। वो तीनों जरूर उनसे बात करने के लिए वहां जा रहे हैं। क्या तुम वहां जाकर देखना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी कुछ देर बाद एक डांस सेशन होने वाला है। लड़कियां मिस्टर राजवंश को अपने डांस पार्टनर के तौर पर इनवाइट करने के लिए मरी जा रही है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी आईब्रो ऊपर उठकर कहा, उनकी डांस पार्टनर सिर्फ मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैं जानती हूँ कि वह तुम ही हो, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहती कि वह तीनों वहां जाकर क्या करेगी? तुम्हारा छोड़ो, लेकिन मुझे तो जानना है। चलो वहां चलकर देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म होने के साथ ही नंदिनी ने बिना ईशानी के जवाब का इंतजार किए हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां भीड़ में ले गई। चैप्टर 79। ईशानी और अभिमान डांस कर रहे थे और सभी लोग हैरानी और विश्वास के साथ उन्हें देख रहे थे। अभिमान के साथ डांस करते हुए ईशानी सोच रही थी कि उसने काफी लंबे समय के बाद ऐसा कोई स्वीट मोमेंट एंजॉय किया है। वह हमेशा के लिए इस याद को संजोकर रखना चाहती थी। भविष्य में जब वह बूढ़ी हो जाएगी और अपने काम काफी धीमी गति से करेगी, तब वो इस पल को कभी नहीं भूल पाएगी। जल्दी ही गाना भी खत्म हो गया। गाने की धुन खत्म होने के बाद जैसे हर कोई इंसान किसी सपने से ज्यादा हो। कुछ सेकंड के लिए तो वहां बिल्कुल खामोशी पसंद गई थी, लेकिन अगले ही पल पूरा वेन्यू तालियां की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तुम काफी अच्छा डांस करती हो, उसे पूरे शोरगुल के बीच में अभिमान ने ईशानी से कहा। उसने इतनी तेज आवाज में कहा था कि उसकी आवाज सिर्फ ईशानी ही सुन सके। ईशानी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, ऑफ कोर्स। भले ही अग्निहोत्री परिवार तुम्हारे परिवार के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एटीट्यूड लेसन और डांस लेसन्स लिए थे। इसके अलावा मुझे डांस करना बचपन से ही पसंद था। सो येस, आई डिड क्वाइट वेल। उद्धरण चिन्ह। ये आई विश कि हम लोग थोड़ा और डांस कर पाते हैं, लेकिन फ्यूचर में तुम सिर्फ मेरे साथ ही डांस करोगी। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी पर हक जताते हुए कहा। आज उसने ईशानी के साथ जो कुछ भी महसूस किया वह नहीं चाहता था कि यह फीलिंग और किसी को भी मिले। ईशानी ने बिना उसकी बात का विरोध किए हुए अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। ठीक है, बट यू प्रॉमिस मी कि तुम्हारी डांस पार्टनर भी हमेशा मैं ही रहूंगी, मेरे अलावा और कोई भी नहीं, समझे? उद्धरण चिन्ह। ईशानी भी अब अभिमान को लेकर पजेसिव होने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ और कोई औरत डांस करे। उसके साथ डांस करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसका था और किसी का नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसको जवाब दिया। उसके बाद वह दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उन्होंने बिल्कुल किसी अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे से हाथ मिलाया। मैं 1 घंटे में घर चला जाऊंगा। 1 घंटे बाद तुम भी कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करना। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा, ओके? उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ईशानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। कुछ देर बाद वह थोड़ी उदासी के साथ बोली, इतनी बुरी बात है ना? इतने अच्छे दिन का अंत में एक अच्छी वाइन के साथ करना चाहिए था। अगर यह मेरी वर्किंग प्लेस नहीं होती तो मैं जरूर तुम्हारे साथ ड्रिंक करती। उद्धरण चिन्ह। तुम यहाँ पर भी ड्रिंक कर सकती हो, वह सब मुझ पर छोड़ दो, ओके? उद्धरण चिन्ह। अभिमान से फॉर्मली में बोलने के बाद ईशानी मुस्कुराते हुए नंदिनी की तरफ बढ़ गई। नंदिनी ने भी एक मुस्कुराहट के साथ अपना फोन ऊपर उठाया और ईशानी की तरफ आंख मारते हुए बोली, ईशानी, मैं तुम्हारा और मिस्टर राजवंश का डांस रिकॉर्ड किया है। क्या तुम वीडियो चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की आंखें चमक उठी। क्या वाकई? और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ऑफ कोर्स, मुझे वह वीडियो चाहिए। तुम मुझे मेरे फोन पर सेंड कर देना। उद्धरण चिन्ह। गेट लॉस्ट। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने गुस्से में नंदिनी की तरफ घूर कर देखा। वह इशारों ही इशारों मुझसे कह रही थी कि जल्दी वह वीडियो उसे सेंड करें। ईशानी नंदिनी की तरफ देख ही रही थी, तभी वहां पर वाइन लेकर एक वेटर आया तो ईशानी ने उसे रोक लिया और उसकी प्लेट में से 2 वाइन के गिलास उठाकर नंदिनी से बोली, तुम्हारे रिवॉर्ड के तौर पर यह वाइन है। मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी हो।
उसके बाद भी तुम इतनी कंजूस हो। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा और ईशानी के फोन पर वीडियो सेंड कर दी। ईशानी ने अपने ग्लास में से वाइन की एक सिप ली और नंदिनी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। ईशानी और नंदिनी काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। करीब आधे घंटे में ईशानी ने 7-8 गिलास रेड वाइन पी ली थी। उसे अब हल्का हल्का नशा होने लगा था। अपना ग्लास वहीं पर रखकर वह बाथरूम में चली गई और वहां जाकर उसने अपना मुंह ठंडे पानी से धोया। अपना मुंह साफ करने के बाद जब वह वहां से बाहर निकल रही थी तभी उसे बाथरूम के दरवाजे से कोई आवाज सुनाई दी। ईशानी की धड़कनें काफी बढ़ गई थी। वह दरवाजा खोलने के लिए तुरंत आगे बढ़े लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। ईशानी को वहां पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। कौन हो तुम? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दरवाजा खोलो और मुझे बाहर आने दो। कहते हुए ईशानी लगातार दरवाजा पीट रही थी। जब उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिला तो उसने गुस्से और हैरानी के साथ दरवाजे पर तेज से अपना हाथ मार दिया। ईशानी का सिर भारी हो रहा था और उसे चक्कर आ रहे थे। वह लगातार अपना मुंह धोकर खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। हर बीच के पल के साथ उसके ऊपर वाइन का असर बढ़ता जा रहा था और इतनी देर से लगातार दरवाजा पीटने की वजह से वह थोड़ा थका हुआ भी महसूस करने लगी थी। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी उसे बाहर से कोई जवाब नहीं मिला। ईशानी अभी भी हर करने को तैयार नहीं थी और वह अभी भी दरवाजे को पीटे जा रही थी। मुझे बाहर आने दो। तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? शांति से यही रहो। ईशानी को बाहर से किसी की ठंडी और सख्त आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज सुनने के बाद ईशानी ने अपना सिर ऊपर उठकर देखना चाहा तो तभी ऊपर से उसके ऊपर काफी सारा ठंडा पानी आ गिरा। आह! ईशानी के मुंह से इसकी निकल गई। उसका पूरा शरीर भीग चुका था और वह इस वक्त काफी दयनीय हालत में लग रही थी। उसे अभी भी बाहर से कुछ आवाज आ रही थी लेकिन वह उन्हें अच्छे से सुन नहीं पा रही थी। जल्दी करो और यहाँ से निकलो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर आए थे। उद्धरण चिन्ह। वह ठीक होगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वह सिर्फ कुछ देर के लिए ही यहाँ बंद रहेगी। इतनी देर में वह मर नहीं जाएगी। अब बातें बंद करो और यहाँ से निकले। उद्धरण चिन्ह। इतनी बात होने के बाद वह लोग वहां से बाहर चले गए। मुझे बाहर आने दो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी लगातार दरवाजे पर नोक कर रही थी लेकिन बाथरूम का दरवाजा अब बाहर से बंद हो चुका था और उसे पूरे एरिया के बाहर इन मेंटेनेंस का साइन बोर्ड लगा दिया गया था। अब ईशानी के लिए किसी मदद का आना लगभग नामुमकिन हो चुका था। ईशानी पर वाइन का असर अब काफी ज्यादा होने लगा था। उसे अब कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब अगले किसी भी पल उसका शरीर हवा में उड़ने लगेगा। काफी कोशिश करने के बाद जब शनि को कोई जवाब या कोई मदद नहीं मिली तो वह वही दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। बैंक्वेट हॉल के अंदर ईशानी को बाहर से गए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी तभी अभिमान को पता चल गया कि वह यहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि उसे थोड़ी ही दूरी पर नंदिनी खड़ी हुई है। वह चलते हुए उसके पास गया और उसने उसे पूछा, ईशानी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के मुंह से अचानक ये सवाल सुनकर नंदिनी हैरान हो गई। उसने तुरंत उसे जवाब देते हुए कहा, वह अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। आप थोड़ी देर उसका इंतजार कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ऑलराइट, तुम मेरी फिक्र मत करो। टेक योर टाइम। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी से बात करते हुए अभिमान शांति के साथ वही खड़ा हो गया। नंदिनी ने भी आगे कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि ईशानी और अभिमान ने सीक्रेटली शादी की है। अगर वह पब्लिकली अभिमान के साथ बात करेगी तो किसी न किसी को शक हो जाएगा कि उनके बीच जरूर कोई रिश्ता है। लेकिन ईशानी को अब वॉशरूम में गए हुए काफी लंबा समय हो चुका था। उसे वहां से गए हुए करीब 20 से 25 मिनट हो गई थी। अभिमान ने भी यह बात नोट की थी और इसलिए वह रह रहकर बार बार अपनी घड़ी में देखे जा रहा था। अगले 15 तरीके से निकल गए लेकिन ईशानी अभी तक लौटकर नहीं आई थी। अभिमान के माथे पर बल पड़ गए। उसे अच्छे से याद था कि ईशानी ने वाइन पी हुई है। उसे अब ईशानी की फिक्र होने लगी थी इसलिए उसने दोबारा नंदिनी को बुलाया। क्या तुम ईशानी को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? वह अभी तक वापस नहीं आई है। उसे इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी के माथे पर भी बल पड़ गए और उसने तुरंत वह काम छोड़ दिया जो वह कर रही थी। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और बोली, मैं अभी जाकर देख कर आती हूँ।
ईशानी काफी लंबे समय से बाथरूम में मदद के लिए चिल्लाई जा रही थी, लेकिन उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। वो समझ गई थी कि उसके ऐसे चिल्लाने का या दरवाजा पीटने का कोई फायदा नहीं है। जब तक कोई यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए नहीं आएगा तब तक वह ऐसे ही अंदर बंद रहेगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसे अब यहाँ पर बंद हुए 40 मिनट के करीब हो चुके थे। उसका सर काफी ज्यादा भारी हो गया था और अब वह किसी भी चीज में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। नशा उसके ऊपर हावी हो चुका था। ईशानी ने फैसला किया था कि वह यहाँ पर ऐसे ही बैठी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसे एहसास हुआ कि उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने बड़ी मुश्किल के साथ दीवार के सहारे से खुद को खड़ा किया और इधर उधर देखने लगी। इधर उधर देखने की कुछ देर बाद उसकी नज़रें एक पार्टीशन पर जाकर टिक गई। एक बार ऊपर चढ़ने के बाद वह उसे पार्टीशन के सहारे वहां से बाहर निकल सकती थी। अपना फैसला कर लेने के बाद ईशानी ने अपनी स्कर्ट ऊपर उठे और अपनी हाई हील्स वहीं पर निकाल दी। ये सब करने के बाद वह टॉयलेट लीड पर खड़ी हो गई। उसका शरीर काफी दाएं बाएं हिल रहा था, लेकिन फिर भी वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में उसके लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल था। वॉटरे काफी बार वहां से नीचे गिरी, लेकिन वह ज्यादा सीरियस नहीं था। उसके पैरों पर काफी सारी छोटी मोटी चोटें आ गई थी। अपने पैरों में उठ रहे दर्द के कारण ईशानी का थोड़ा बहुत नशा उतारने लगा था, लेकिन शराब का नशा अभी भी पूरी तरह से उससे पर से नहीं उतरा था। काफी कोशिश करने के बाद वह आखिरकार उसे पार्टीशन के ऊपर चढ़ ही गई। वह पार्टीशन थोड़ा ज्यादा ऊंचा था। इसके अलावा बाहर नीचे ग्राउंड पर काफी पानी बिखरा हुआ था। अगर उसने वहां से नीचे छलांग लगी तो वह काफी बुरे तरीके से नीचे गिरेगी, और ईशानी कैसा करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह इन सब के बारे में सोच रही थी तभी किसी ने बाहर से वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह हल्की सी आवाज सुनकर ईशानी हैरान रह गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह वहां से नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसे अपने शरीर में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। ईशानी ने कुछ गहरी सांस ली। वह उसके लिए काफी दर्दनाक था, लेकिन इस वक्त उसे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बेसब्री के साथ दरवाजे की तरफ देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, बाहर कोई है, प्लीज दरवाजा खोल दो। ईशानी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने जब अंदर ईशानी की आवाज सुनी तो वह हैरान रह गई। तुरंत ईशानी को जवाब देते हुए कहा, ईशी, क्या तुम अंदर हो? प्लीज जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। नंदू, मैं अंदर हूँ, प्लीज दरवाजा खोलने में मेरी मदद करो, किसी ने मुझे अंदर बंद कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की आवाज सुनकर ईशानी बहुत खुश थी और उसने तुरंत उसको दरवाजा खोलने के लिए कहा। ईशानी की बात सुनकर नंदिनी को काफी तेज गुस्सा आ रहा था। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतनी देर से कहाँ गायब थी। किस बदतमीज की हिम्मत हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? ईशी, तुम ठीक हो ना? तुम प्लीज फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर चाबी या ढूंढ कर लाती हूँ और तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। नंदिनी जल्दी ही वापस आ गई और बाहर से दरवाजा खोलने की आवाज आई। दरवाजा खुलने के तुरंत बाद नंदिनी और अभिमान दौड़ते हुए अंदर आए। उन लोगों ने देखा कि ईशानी जमीन पर पड़ी हुई है। वह काफी घबराई हुई नजर आ रही थी। ओह माय गॉड, ईशी, तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? ईशानी की हालत देखकर नंदिनी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। ईशानी की हालत काफी दयनीय नजर आ रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके लंबे बाल काफी हद तक आपस में उलझे हुए थे। उसके पैरों पर काफी सारे चोट के निशान थे, जिनमें से हल्का फुल्का खून भी रिस रहा था। तुम आ गई। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। वह नंदिनी के सामने खुद को ठीक दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र नंदिनी के पीछे खड़े हुए आदमी पर गई तो उसकी मुस्कुराहट अपनी ही जगह पर जम गई। अभी। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगी थी। उसका पिल पड़ा हुआ चेहरा देखकर अभिमान को अपने दिल में दर्द उठता हुआ महसूस हो रहा था। ईशानी की तरफ देखते हुए अभियान के चेहरे के भाव काफी उदास और गहरे थे। वह जाकर ईशानी के सामने खड़ा हो गया और उसने अपना कोट निकालकर उससे ईशानी को कवर कर दिया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी घर लेकर चलता हूँ, उसने प्यार से कहा। उसने अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाया और ईशानी को खड़ा होने में उसकी मदद की। ईशानी पर अभी भी नशा चढ़ा हुआ था और उसमें ज्यादा ताकत भी नहीं बची थी, इसलिए वह अभिमान की मदद से खड़ी हुई और उसने अपने शरीर का अधिकतर सारा बोझ उसके ऊपर ही डाल दिया। अभिमान की बाहों में आते ही ईशानी को दोबारा काफी राहत मिलने लगी थी। उसका सारा दर्द धीरे धीरे दूर होता जा रहा था।
उसका शरीर काफी कांप रहा था, जिसका कारण ठंड और उसका डर दोनों थे। 80 चैप्टर 80। ईशानी पिछले काफी सालों से सभी लोगों के सामने या फिर सेक्रेटली कनिका के साथ लड़ झगड़ रही थी, लेकिन वह आज तक कभी किसी चीज से डरी नहीं थी। लेकिन आज जब वह नशे में थी और बाथरूम के अंदर बंद हो गई थी, ठंडे पानी से पूरी तरह भीगने के बाद वह काफी बेबस और सहमी हुई लग रही थी। ईशानी को अपनी बाहों में भरे हुए अभिमान को उसकी कपकपाहट महसूस हो रही थी। उसने अपना सिर नीचे झुकाकर ईशानी की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल पिल पड़ा हुआ था और वह ठंड और डर के कारण उसके आगोश में बिल्कुल सिमटी हुई थी, बस काफी कमजोर नजर आ रही थी। ये सब देखकर अभिमान बिल्कुल खामोश रहा। उसने ईशानी को अपनी बाहों में और भी ज्यादा कस लिया और उसके साथ वहां से आगे बढ़ गया। अभी, क्या ईशानी ठीक है? क्या हमें एम्बुलेंस को कॉल करने की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी भी चिंता के साथ उन दोनों के पीछे पीछे चल रही थी। अभी के लिए सब ठीक है। मैं ईशानी को अपने साथ घर पर लेकर जा रहा हूँ। तुम आशीष से जाकर कहो कि पता करे ये सब किसने किया है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के चेहरे के भाव काफी डरा देने वाले थे। उसकी गहरी काली आंखें काफी भयावह नजर आ रही थी। नंदिनी काफी हैरान थी और उसने हाँ में अपने गर्दन हिला दी। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। रेस्टोरेंट से बाहर निकालने के बाद अभिमान ईशानी को जल्दी से अपने साथ घर लेकर चला गया। ईशानी इस वक्त नशे में थी और वह बेहोश हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था, जिस कारण अब अभिमान के कपड़े भी भीग चुके थे। लेकिन अभिमान को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वह ईशानी को अपनी बाहों में लिए हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने ईशानी को बेड पर लेटने के बारे में सोचा था, लेकिन कमरे में जाकर वह उसे बाथरूम में लेकर चला गया। ईशानी, आई हैव टू क्लीन यू फर्स्ट, अभिमान ने प्यार से और धीमी आवाज में कहा। उसने ईशानी को नीचे उतर कर खड़ा कर दिया और बाथटब में पानी चलाने के लिए मुड़ गया। वह वहां से मुड़ा ही था तभी ईशानी का बैलेंस बिगड़ गया और वह वहां गिरने लगी। अभिमान ने तुरंत उसे सपोर्ट करते हुए संभाल लिया। उसने देखा कि ईशानी की सांस काफी गहरी हो रही थी। उसके पूरे शरीर में से शराब की बदबू आ रही थी। ईशानी खुद को ठीक से खड़ा भी नहीं रख पा रही थी। तुम ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी को अपने सीने से लगा लिया और चिंता के साथ उससे पूछा। ईशानी ने काफी कोशिश करने के बाद अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोली, लेकिन उसे अभी भी कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। उसे सब कुछ बिल्कुल धुंधला नजर आ रहा था। काफी कोशिश करने के बाद उसने अपने सामने खड़े हुए आदमी को ध्यान से देखा। अभी, तुम आ गए? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने काफी धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा और अभिमान के सीने से लग गई। वह बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी। अभिमान ने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और उससे माफी मांगते हुए बोला, ये सब मेरी गलती है। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं हमेशा अपना वादा निभाने से पीछे हट जाता हूँ। मैं कभी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। अभिमान ने ही ईशानी से वादा किया था कि भविष्य में वह उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा, लेकिन उसके कहने के बावजूद भी ईशानी बार बार मुश्किलों का सामना कर रही थी। अभिमान का इस तरह माफी मांगना और गिल्ट फील करना ईशानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला दी। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद को ब्लेम मत करो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी के सिर पर अपना हाथ फेरा और बोला, तुम पहले अपने कपड़े बदल लो। तुम अभी भी नशे में हो और तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। लेकिन मेरा सिर घूम रहा है। मैं बस सोना चाहती हूँ। ईशानी ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन तुम पूरी भीगी हुई हो। अगर तुम ऐसे सोने जाओगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। अभिमान काफी संयम के साथ उसे समझा रहा था। अभिमान की बात सुनकर ईशानी ने अपनी गर्दन हिलाकर उसकी तरफ देखा और हंसने लगी। ओके, तो मिस्टर राजवंश, क्या आप मेरे साथ बात लेना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर अभिमान आश्चर्यचकित था। क्या ईशानी उसके साथ नहाना चाहती है? और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो मुझे भी नहीं नहाना। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने बुदबदा कर कहा और बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह अभिमान के सीने से लग गई। आज वह बिल्कुल किसी छोटे और जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। उसे देखकर अभिमान का गुस्सा भी कम होने लगा था। तुम अकेले भी नहा सकती हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ हुआ तुम इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। अभिमान की आवाज काफी गहरी और लुभावनी थी। उसने ईशानी को अपनी बाहों में उठा लिया और बाथटब की तरफ बढ़ गया। पानी का टेम्परेचर सेट करने के बाद उसने बाथटब को पानी से भरना शुरू किया। ईशानी बाथटब के अंदर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। आराम से बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह।
अभिमान ने आगे बढ़ाकर उसे व्हाट्सएप के अंदर आराम से बैठा दिया। उसके बाद वह वहां से बाहर निकल गया। कमरे में जाकर उसने वार्डरोब खोली और उसमें से ईशानी के लिए कपड़े निकालकर दोबारा बाथरूम में चला गया। बाथटब धीरे धीरे पानी से भर रहा था। ईशानी शांति के साथ उसके अंदर बैठी हुई थी। उसके कपड़े पानी के अंदर तैर रहे थे जिससे उसका फिगर और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसकी ड्रेस पर जो स्ट्रैप लगी हुई थी वह नीचे खिसक गई थी, जिसमें से उसकी छाती बाहर झांक रही थी। तुम्हें पता है ना कपड़े कैसे उतारते हैं? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने बाथटब से लगकर शांति से बैठी हुई ईशानी की तरफ देखा। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, कपड़े कैसे उतारते हैं? उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए ईशानी को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाकर अपने कपड़ों की तरफ देखा। वह देखकर फाइनली उसके पीले पड़े हुए गाल अब लाल होने लगे थे। उसने कहा, ओह शिट, हाँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी ड्रेस उतारने की कोशिश की लेकिन वह उसे उतार नहीं पा रही थी। तुम इसे इस तरीके से नहीं निकल पाओगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को अपनी ड्रेस में उलझा हुआ देखकर अभिमान हंसने लगा और उसने आगे बढ़कर उसकी मदद की। ईशानी की मदद करते हुए अभिमान की इच्छाएं तीव्र होती जा रही थी। वो खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन तभी बाथटब के अंदर बैठी हुई ईशानी ने अपने गर्दन हिलाकर उसकी तरफ देखा और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने बाथटब में से अपने हाथों में पानी भरा और उसे अभिमान के ऊपर गिरा दिया। अभिमान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए पानी सीधा उसके मुंह और सीने पर जाकर गिरा। ईशानी की तरफ देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी आवाज काफी भारी हो चली थी, ईशानी, आर यू सीरियस? अब तुम्हें पछतावा करने के लिए देर हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बात सुनकर ईशानी उसकी तरफ झुकी और उसने अपने हाथ उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिए। उसने अपने होठों को अभिमान के कान के पास ले जाकर कहा, आई वोंट रिग्रेट इट। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने एक गहरी सांस ली और ईशानी की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक सोने के बाद उसने फाइनली अपना फैसला ले लिया। उसने ईशानी को खुद से दूर किया और खड़ा हो गया। ईशानी की तरफ देखते हुए उसने अपने कपड़े निकाले और बाथटब के अंदर आ गया। यह आज पहली बार नहीं था जब वह दोनों एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के थे, लेकिन आज की बात कुछ अलग थी। नशे में होने के कारण ईशानी सही और गलत के बीच का अंतर भी नहीं कर पा रही थी। अभिमान की कद काठी बिल्कुल किसी सुपर मॉडल की तरह थी। बाथरूम में जल रही हल्की लाइट में वह काफी आकर्षक लग रहा था। उसे देखते हुए ईशानी के गाल लाल हो गए। नशे में होने के कारण उसने दोबारा अपने हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें अभिमान की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिया। उसके बाद उसने उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके उसके होठों को चूमने लगे। अभी, क्या तुम्हें याद है कि मैं पहले तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं उसे वक्त तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं थी, और ये फील लाइक कि आज रात में पूरी तरह तैयार हूँ। मैं आज रात पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह फिर से उसके होठों को चूमने लगी। उसकी धीमी और मदहोश कर देने वाली आवाज सुनकर अभिमान के सीने में हलचल होने लगी थी। उसने ईशानी को खुद से दूर कर दिया। वो उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके कुछ भी कहने से पहले ईशानी फिर से उसे किस करने लगी। तुम पहले मेरी पूरी बात सुनोगे? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की आवाज काफी सौम्य और कोमल थी। उसकी आवाज सुनने के बाद कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था। अभिमान ने हाँ में अपने गर्दन हिलाए और अपने गहरी नजरों के साथ उसे देखने लगा। उसने पिछले काफी समय से अपनी इच्छाओं को अपने अंदर दबा कर रखा हुआ था, लेकिन आज ईशानी की बातें सुनकर वह खुद पर से अपना नियंत्रण खोने लगा था। जब नमन ने मुझे धोखा दिया था तो मुझे लगा था कि मैं कभी किसी दूसरे मर्द के लिए कुछ फील नहीं करूंगी। मुझे लगा था कि मैं कभी दोबारा किसी की केयर कर ही नहीं पाऊंगी, और मैं तुमसे शादी सिर्फ गुस्से में की थी। उसे वक्त में बहुत गुस्से में थी, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद जैसे जैसे समय बीतता रहा, मुझे पता चला कि मैं अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रही हूँ। मैं उसे कंट्रोल कर ही नहीं सकती थी। जितनी फिक्र मुझे तुम्हारी है उतनी मुझे आज से पहले कभी किसी की नहीं हुई। हर बीते दिन के साथ तुम्हारे लिए मेरा लगाव बढ़ता जा रहा था। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे वह सब कुछ महसूस हुआ जो मैंने बीते पिछले सालों में कभी नमन के साथ भी महसूस नहीं किया था। नमन सिर्फ मुझसे प्यार करने का दावा करता था, लेकिन तुमने कभी ये दावा नहीं किया, लेकिन हर बार तुम्हारी बातों ने और तुम्हारे एक्शन ने यह बात साबित कर दी। तुम भी मेरी फिक्र करते हो। मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, ये भी नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हो जिससे जुदा होने पर मैं शायद जी भी नहीं पाऊंगी। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। बहुत मायने रखते हो अभी। उद्धरण चिन्ह।
नमन मेरे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अब मुझे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अब मैं उसे एक सेकंड के लिए देखना भी नहीं चाहती। मैं ईशानी ने अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल की तरफ इशारा किया और अभिमान से बोली, इस दिल में सिर्फ तुम रहते हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और इसी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। हम दोनों की शादी को काफी समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम सिर्फ मेरी वजह से खुद पर काबू करते रहे। तुम चाहते तो तुम मेरे खिलाफ जाकर भी मेरे साथ सब कुछ कर सकते थे, क्योंकि वह तुम्हारा अधिकार था। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अब मैं तुम्हारी होने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को पूरी तरह तुम्हारे रंग में रंग लेना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो? तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। क्या सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझे अपनाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम मुझे अपनाना चाहते हो? जब कोई लड़की यह बात कहती है, तो ये छोटी सी बात कहने के लिए उसे कितनी हिम्मत बटोरनी पड़ती है, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है।